हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और आज जो हम लोग क्लास 10 का ये संस्कृत स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और आपको अगर संस्कृत से डर लगता है कि अब 3 महीना बचा हुआ है, अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी में एग्जाम है। अगर आपको लगता है कि ये 3 महीना में अब पता नहीं संस्कृत कैसे पढ़े और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी हो गया है, संस्कृत का नहीं हुआ है, तो आप संस्कृत का जो है ना संस्कृत से अगर आपको डर लगता है तो आपका जो है डर भगाने की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। आप वो सब चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि ये मैं जो है ना संस्कृत में अभी जैसे ये मैंने एक क्लास पहले पढ़ाया हूं और ये क्लास नंबर 2 है। इसी तरह से मैं क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पहले पूरा किताब पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है जो ग्रामर प्रश्न है उनको पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर है उनका भी प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब केवल आपको ये देखिए क्या एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या आएगा नहीं आएगा, वो सारा एनालिसिस करने की जिम्मेवारी आप मेरा छोड़ दीजिए कि वो मेरी जिम्मेवारी है। केवल आप क्लास वाइज जो है वीडियो देख लीजिएगा। जैसे क्लास 1 पहले आ गया, ये क्लास 2 हो रहा है, इसके बाद क्लास 3 होगा, क्लास 4 होगा। 40 से 50 वीडियो तकरीबन बनेगा, 40 से 50 क्लास होगा टोटल। उसमें आपका संस्कृत कंप्लीट खत्म होगा। देखिए संस्कृत का आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है कि संस्कृत का क्वेश्चन आंसर संस्कृत में पूछता ही नहीं है, सबसे पहला बात है ना। हिंदी में ही प्रश्न आएगा, हिंदी में ही ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, और उसमें हिंदी में ही पढ़ना है, तो फिर टेंशन क्या बात का है। उसके बाद जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, वो भी हिंदी में ही लिखना होता है आंसर। तो इसलिए अगर संस्कृत के सारे चैप्टर को हिंदी में ही बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो फिर बताइए दिक्कत रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक बेहतर तैयारी के लिए कैसे आखिर कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, कौन कौन से संभावित ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में हो सकते हैं, तो पूरे कंसेप्ट के साथ जो है मैं सब कुछ पढ़ाने का कोशिश करूंगा। बस केवल आपको अगर संस्कृत में 95 या 100 में 100 लाना है तो आप केवल मेरे क्लास को है ना सीरीज जैसे इसका आएगा, जैसे ये क्लास 2 है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 करके आएगा, उनको आप कंप्लीट देखिएगा। आपकी पूरी तैयारी जो है उससे हो जाएगा, उनका अभ्यास करिएगा और एग्जाम में जो है ना आप 4 करके रख दीजिएगा। तो चलिए आप क्लास 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, जैसे पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़ा है ना, इसमें जो संभावित ऑब्जेक्टिव जितना हो सकता है परीक्षा में पूछने वाला वो सारा ऑब्जेक्टिव इसमें है। और ऑब्जेक्टिव को तो याद करना ही नहीं पड़ेगा संस्कृत का कि ये इतना आसान होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आप खाली एक बार ठीक से सुन लीजिएगा ना तो आपके दिमाग में इधर बैठ जाएगा। वहां ऑप्शन तो आता ही है, बस पट पट टिक कर लीजिएगा है ना, और आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आंसर होगा पटन देवी, है ना। तो एकदम सिंपल है। जब आप इसको 2 बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो पटन देवी। तो आपका एग्जाम में ना ऐसे ही आपको लगेगा ओ यही साला है ना, ये ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़े हुए हैं कि पटना का नगर पालिका कौन है, तो आंसर होगा पटन देवी, टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जो है इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव बेटा, क्या कहलाता है, तो गुरुद्वारा कहलाता है। जैसे देखिए सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म में जो पहला गुरु हुए ना उसका नाम गुरु नानक है। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे जो कविता पहला चैप्टर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, बताइए किसने लिखा है, तो ये गुरु नानक जी का है ना। तो वही गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु है। और ये जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिख धर्म के अंतिम गुरु है। मतलब इसमें टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहला गुरु गुरु नानक जिसका जन्म स्थान पाकिस्तान में पड़ता है, नानकाना साहब उसका जगह का जन्म स्थान का नाम है अभी। और जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म स्थान याद रखिएगा पटना में, है ना। इसका जन्म स्थान कहां पर है, पटना में है। और इसका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। और उसके बाद जो है 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को जो है इसका मृत्यु हुआ। मतलब 1666 में जो है इसका जन्म होता है और फिर 1708 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। और ये जो और इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने ना खालसा पंथ का स्थापना किया था। एग्जाम में पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद साहब ने किए थे। कब किए थे, तो 1699 ईस्वी में किए थे। तो पहला प्रश्न बनेगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है आपसे। तो आप गुरु नानक पहले गुरु है और ये 10वें गुरु हैं गुरु
गोविंद सिंह। इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरुद्वारा कहलाता है। कहां पर जन्म स्थान है? तो पटना में है। पटना में है। जन्म कब हुआ? 1666 में। मृत्यु इसका कब हुआ? 1708 में। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। अगला प्रश्न है गोल घर कहां पर है? देखिए आप सब कोई जानते होंगे इसमें कि गोल घर कहां पर है, तो सब जानते हैं कि गोल घर पटना में है। और अभी जो है वो दर्शनीय स्थल है, लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए, है ना। और गोल घर जो है, लेकिन ये है क्या वास्तव में, ये बना कब? देखिए आप याद रखिएगा कि 1770 के आसपास क्या हुआ कि अकाल पड़ गया और अनाज की ना खदानों की कमी हो गया, तो पूरा एक भूखमरी हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उन्होंने आदेश दिया कि यार अनाज रखने के लिए, मतलब स्टॉक रखना है कि अगर भूखमरी मतलब अनाज की कमी हो जाएगा तो लोग अनाज की वजह से मरे नहीं, तो इसको स्टॉक करके रखना है। तो खद्दान को जो है ना, अनाजों को स्टॉक करने के लिए समझिए गुदाम बनाया गया। वही गुदाम क्या है? वही गुदाम जो है गोल घर है, लेकिन इस डिजाइन से बनाया गया। इसके अंदर का जानते हैं 1,40,000 टन आप इसमें अनाज रख सकते हैं, इतना बड़का इसका कैपेसिटी है। और जो है ये भुखमरी आया था कब? 1770 में। एग्जाम में पूछेगा कि ये कब बनाया गया था, तो गोल घर कब बनाया गया था, तो एकदम सिंपल है भाई, ये इतना आसान है। आप देखिए पहले लिख दीजिए 786, लिख दिया ना, 786 लिखे, इसके आगे 1 लगा दीजिए तो हो गया कितना? 1786 हुआ, मतलब 786 लिख दीजिए और आगे में लगा दीजिए 1 तो हो गया 1786। तो गोल घर बना कब है? तो 1786 में। कहां पर है? पटना में। इसमें कहा जाता है कि इसमें 145 सीढ़ी है और उससे जब ऊपर में चढ़िएगा गोल घर का, तो वहां से गंगा नदी और पूरा पटना का जो है ना एक लुक है ना आता है, एक बहुत ही बेहतरीन लुक आता है ना। तो ये है गोल घर। तो गोल घर जो है ना अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो कहां पर? एग्जाम में पूछता है कहां पर बनाया गया, तो पटना में। कब बना? तो याद रखिएगा 1786 में। 786 आगे 1 लगा दीजिए 1786 में। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? तो मैंने बताया ना, पहला गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु का नाम अंतिम गुरु और 10वें गुरु का नाम है ना, अंतिम है 10वां गुरु है कह सकते हैं। तो 10वां गुरु का नाम हुआ गुरु गोविंद सिंह। और पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में हुआ। देखिए ये जो है ना गुरु गोविंद सिंह के बाद भी गुरु हुए, लेकिन ये जो है ना जो गुरु गोविंद सिंह है, ये इसको जो है ना बहुत ज्यादा मतलब जो है सिख धर्म के अंदर, जैसे गुरु नानक हो गया और गुरु गोविंद सिंह तक हो गया, यहाँ तक जितने भी गुरु हुए हैं उनमें है ना ये 10 गुरु जो है ना इसका ज्यादा जो है मतलब जो है लोग इसको मानते हैं या इसका नाम है, ऐसा समझिए। और राजशेखर का प्रमुख पाटलिपुत्र, ये 4 नंबर में हम लोग सिख के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा मध्यकाल में। पहले ना पाटलिपुत्र नाम था, जैसे पटना का नाम पटना भी है, पाटलिपुत्र भी है, पुष्पपुर भी इसका नाम रहा है, कुसुमपुर भी रहा है। तो लेकिन पहले पाटलिपुत्र नाम था। ये पटना नाम कब पड़ा है ना, ये पटना नाम कब पड़ा? तो याद रखिएगा मध्यकाल में पटना नाम पड़ा। और 6 नंबर का जो प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है ना, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ का क्या नाम है ना। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा, है ना। दिक्कत तो प्रॉब्लम तो होता ही होगा, क्योंकि जानते हैं कैसे प्रॉब्लम होता होगा। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा लिख करके बताता हूं। देखिए जैसे एक है दामोदर गुप्त, है ना, दामोदर गुप्त, इन्होंने लिखा है कूटनीमताख्य, कूटनीमताख्य इसका रचना का नाम है। दामोदर गुप्त का रचना का नाम है कूटनीमताख्य। और राजशेखर इसके रचना का नाम है काव्य मीमांसा। अब यही प्रश्न बार इस चैप्टर में जो है अब आपका आएगा, बार बार आता है, मीमांसा। इसमें बड़ी समस्या आपको होगा कि साला कूटनीमताख्य किसने लिखा है, कभी लगा दामोदर गुप्त, कभी राजशेखर, मतलब माथा में दर्द हो जाएगा यार, है ना। यहीं पर देखिए अब ये 4-5 बार प्रश्न आएगा। तो एक ट्रिक और इसका समाधान, डाकू राका, आप याद रख लीजिएगा, सिर्फ यही याद रखना है आपको, डाकू राका, बस डाकू राका। तो कहेगा सर इसका मतलब क्या हुआ? यही ट्रिक है ना, एक ट्रिक और इन समस्याओं का समाधान। कैसे समाधान है? डाकू, डाकू राका,
दा मतलब हो गया दामोदर गुप्त ने लिखा है कूटनिम्ताख्य, कोहर सुकर से कूटनिम्ताख्य। दा कु रा का मतलब दामोदर गुप्त ने कूटनिम्ताख्य, राजशेखर ने काव्य मीमांसा, रा का। तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर प्रश्न देखिए, राजशेखर, रा का मतलब काव्य मीमांसा, राजशेखर का काव्य मीमांसा है। 7 नंबर में है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और भय का डर रहेगा, किसने कहा था? बुद्ध भगवान ने, है ना। याद है ना, चैप्टर में पढ़े थे ना कि पाटलिग्राम, उस समय बुद्ध भगवान जब पटना आते थे, उस समय पटना का नाम पाटलिग्राम था। तो उस समय जब बुद्ध भगवान आते थे तो उसने भविष्यवाणी किए थे कि ये पाटलिग्राम जो है भविष्य में चल करके महानगर बनेगा, लेकिन 3 चीज से इसको हमेशा डर रहेगा, एक युद्ध से, एक आग से और एक भय से। किसने बोला था ये बात? तो बुद्ध भगवान ने बोले थे। पटना शब्द किस शब्द से बना है? देखिए आप एकदम क्लियर रहिएगा, कंफ्यूज नहीं। ये ट्रिक आप समझ गए होंगे, दाकुरा का बहुत ही मस्त ट्रिक है भाई, आपको ना दिक्कत आपको होने नहीं देगा एग्जाम में, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे देखता हूं। ये जो पटना शब्द है, देखो 2 शब्द बेटा, एक पटना शब्द कि ये जो पटना शब्द है कैसे बना, किस शब्द से बना है, और एक पाटलिपुत्र कैसे बना। दोनों शब्द नाम कैसे पड़ा, पटना का नाम पटना कैसे पड़ा और पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, इस चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझाया गया है। ये जो पटना है ना, ये पटना जो है ये पत्तन शब्द से आया है ना, तो याद रखिएगा पत्तन शब्द से जो है नाम पड़ा है पटना का, और पाटलिपुत्र पड़ा है पाटल पुष्प की पुतलिका से, है ना। पाटल पुष्प की जो पुतलिका होता है, इसका मतलब हुआ बेटा कि ये गुलाब फूल है ना। पाटल पुष्प का मतलब हो गया गुलाब का फूल की जो पंखुड़ी होता है ना, तो गुलाब के फूलों की पंखुड़ी, पुतलिका मतलब होता है पंखुड़ी। तो पाटल पुष्प गुलाब के फूलों की पुतलिका, पुतलिका का मतलब पंखुड़ी, इसी से नाम पड़ा है पाटलिपुत्र का। एग्जाम में भी पूछता है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प की पुतलिका अर्थात गुलाब फूल के पंखुड़ियां, है ना, से बना है पाटलिपुत्र। और पत्तन शब्द कैसे बना है, तो पत्तन शब्द जो है, पत्तन शब्द से क्या बना है, पत्तन शब्द से पटना नाम पटना बना है। और पटना, पाटलिपुत्र से पटना नाम कब पड़ा, तो अभी पढ़ाया था यहाँ पर देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा। तो पटना शब्द किससे बना है, तो पत्तन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं, याद करिए, गुरु गोविंद सिंह के में गुरु हैं, 10वें नंबर का गुरु है ना। तो ये हो गए गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु है, तो सिख धर्म के गुरु है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। यहां से देखिए कुछ प्रश्न पूछेगा और मैं थोड़ा आपको मैप में दिखा देता हूं तो ज्यादा बेहतर आपको याद रहेगा, है ना। देखिए जैसे ये मान लीजिए, ये देखिए, ये जो है मेरे भाई, ये जो है ये बिहार का मैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बीचों बीच देखिए, बिहार के ना बीचों बीच गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। और दोनों बगल से जो है इस तरह से है, और बीच में गंगा है, दोनों बगल का नदी आकर के गंगा में मिल जाता है, फिर गंगा आगे पानी लेकर निकल जाता है। तो ये बिहार का मैप हो गया, ये वाला उत्तरी बिहार आपका हो गया, ये दक्षिणी बिहार हो गया। और बीचे बीच देखिए पश्चिम, ये पश्चिम वाला साइड है उत्तर प्रदेश, ये आपका जो है पूरब वाला साइड है, इधर पश्चिम बंगाल वगैरह पड़ता है। तो ये गंगा नदी जब इधर जाती है तो इसी गंगा नदी पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जिला पड़ता है वैशाली जिला, है ना, और यहाँ पर एक जिला पड़ता है पटना जिला। अब वैशाली में इस जगह पड़ता है हाजीपुर, और ये आपका पटना हो गया। अब हाजीपुर से पटना आइएगा तो बीच में गंगा नदी है, तो गंगा नदी हाजीपुर को पटना से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या, गांधी सेतु बोलते हैं। इसने इसी को बोलते हैं, है ना, गांधी सेतु बोलते हैं, है ना। पटना में गंगा नदी पर पुल, अरे भागलपुर भी तो गंगे नदी पर है ना, और पटना नदी, पटना भी जो है वो गंगा नदी किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे है ना। तो ये जो है ये वैशाली जिला है और ये पटना है, और वैशाली जिला में यहाँ पर हाजीपुर पड़ता है। तो ये हाजीपुर और पटना को जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसको हम लोग गांधी सेतु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गांधी सेतु कहते हैं। और गांधी सेतु ये कौन सा गांधी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु, है ना। तो लोग शॉर्टकट में गांधी सेतु बोलता है, लेकिन ये कौन सा गांधी, तो महात्मा गांधी। और इसका जो उद्घाटन है ना, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन जो है 1982 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने की थी, है ना। तो 1982 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। और ये जो गांधी सेतु है किसके नाम पर है, तो महात्मा गांधी के नाम पर। और ये जो है ना तकरीबन, ये पुल कितना लंबा है, तकरीबन समझिए 6
किलोमीटर जो है इसके आसपास का लंबाई का ये पुल आता है। तो अब यहां से बताइए, ये वाला जो बीचों बीच गंगा बहता है, इधर उत्तर वाला हिस्सा हो गया और नीचे दक्षिण वाला हो गया, और ये वाला पटना है। तो ये वाला अगर पटना है तो बताइए पटना से गंगा किधर हुआ? पटना से गंगा उत्तर हो गया, और गंगा से पटना किधर है? तो गंगा से पटना दक्षिण में है, लेकिन पटना से गंगा उत्तर में है। ये भी थोड़ा सा एग्जाम में आता, ओजीटी पूछा हुआ है भाई आपका चैप्टर में से, तो ध्यान रखिएगा। तो गुरु यहाँ पर ये भी हो गया। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा गंगा नदी के किनारे। पटना का इतिहास कितना पुराना, याद करिए, बुद्ध भगवान आज से तकरीबन 2500 साल पहले का है। तो कहने का मतलब जो उस समय बुद्ध भगवान आए थे तो पाटलिग्राम बस गया था गांव, तो इसका मतलब जो पटना का इतिहास है ना, ये तकरीबन 2500 वर्ष, मतलब 2500 वर्ष, संस्कृत में सार्ध सहस्र द्वय वर्ष, मतलब जो है 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना जो है पटना का इतिहास है। कूटनीम ताख्य, देखिए आ गया कूटनीम ताख्य, आप याद करिए, डाकू राका है ना, क्या था? डाकू राका। अब यहां पर है कूटनीम ताख्य, कू वाला, तो कू वाला ये वाला, तो कू का हो गया कौन? दामोदर गुप्त है ना। काव्य में अनुसार था, का वाला होता राजशेखर। तो यहाँ पर कूटनीम ताख्य काव्य किसका है? तो दामोदर गुप्त का है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? याद करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आप कहिएगा सर ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, याद करिए, कौटिल्य पंडित है ना, कौटिल्य पंडित इसी के गुरु थे, और उसी ने इसको तैयार किया था, और इसने जो है नंद वंश को खत्म करके 321 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो जीता वही सिकंदर, याद है? तो जो जीता वही सिकंदर, और उसका जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उसकी ही बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, जिस लड़की का नाम था हेलेना। और वही सेल्यूकस निकेटर यूनान का, और उन्होंने ही राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में, जिस मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखा है ना। ये सब इतिहास में पढ़िएगा आप लोग। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौन वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। इसी का बेटा का नाम बिंदुसार, इसी का पोता अशोक है ना, राजा अशोक, जिसको प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है। पाटलिपुत्र किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये बात कहां से जानकारी मिलता है? याद रखिएगा, मेगास्थनीज के रचना से इसका जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है भाई? तो पूरा आसान प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसका वर्णन है, किस शहर का? तो पटना का। कितने साल तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रहा? तो 1000 वर्ष तक जो है पटना की स्थिति मध्यकाल में जो है वह जर्जर रहा था। इसकी जानकारी जो है ना मुद्रा राक्षस किताब से मिलता है। ये जो मुद्रा राक्षस किताब है ना विशाखा दत्त का, इससे यह पता चलता है कि मध्यकाल में जो है पटना तकरीबन 1000 वर्ष तक जो है वह जर्जर अवस्था में रहता है। कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद करिए, कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। कमोदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था, और उसमें इतना भीड़ लगता था जितना भीड़ आज के दुर्गा पूजा में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे प्रश्न क्या है, कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु, मतलब महात्मा गांधी सेतु, इसी को गंगा सेतु बोलते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। कब? 1982 में। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक है? तो मौर्य वंश का। अशोक भी मौर्य वंश का, बिंदुसार भी मौर्य वंश का, है ना। पटना की किस दिशा में गंगा प्रवाहित होता है? उत्तर दिशा में। आप देख सकते हो ये गंगा नदी है, बिहार के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर बहता है, और यहां से ये उत्तर बिहार हो गया ऊपर, और नीचे दक्षिण बिहार हो गया, और ये वाला आपका पटना हो गया। तो पटना से किधर है गंगा? तो उत्तर दिशा में है। तो यहां पर होगा पटना की किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? तो आंसर होगा उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी पाटलिपुत्र का क्या क्या नाम मिलता है? जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि पाटलिपुत्र का तो मध्यकाल में आकर के नाम पटना पड़ा। पहले इसका नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर। यूनान का राजदूत कौन था? ये आया ना मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज है ना। मैंने अभी बताया ना कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका विवाह किससे हुआ था? कि जो जीता है ना वही सिकंदर, जो सिकंदर था, है ना, शासक सिकंदर, तो सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, है ना, उसकी बेटी हेलेना से हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर का एक तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? दामाद हो गया। और अपने दामाद के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था। तो कहां का था ये मेगास्थनीज? तो यूनान का था। किसके दरबार में आया था राजदूत के रूप में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का।
सरस्वती का कुलगिरी किसको कहा गया, याद करिए। पटना को सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है, पटना को जो है धरती का तिलक स्वरूप कहा है, और पटना को जो है ना मतलब स्वर्ग जैसा सुंदर धरती की संज्ञा दिया गया है। अच्छा, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिग्राम था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कौन वंश के काल में? गुप्त वंश के काल में। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अभी पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फैहान कहाँ के निवासी थे? याद करिए, मेगास्थनीज यूनान का है, लेकिन फैहान, हुएनसांग, इत्सिंग ये सब चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ये सब चीन के थे। महितल तिलकम यानी जो पटना की धरती है वो तिलक स्वरूप है। सरस्वती कुलगिरी यानी सरस्वती का घर है। परिभूत पुरंदरम स्थानम यानी स्वर्ग को भी टक्कर देने वाला धरती है। कौन सा? तो वो पटना है। किसने यह बात बताया? तो ये बात दामोदर गुप्त ने अपने किताब डाकू, याद करिए, कूटनीमताख्य में इसका बात किया है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, राजदूत के रूप में थे मेगास्थनीज। उन्होंने किताब लिखा है जिसका नाम इंडिका है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने। याद करिए, कौटिल्य पंडित, ये वही कौटिल्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, है ना, राजा बनाया। पटना का वैभव और सौंदर्य सबसे उत्तम किसके शासनकाल में था? मतलब सबसे अच्छा किसके शासनकाल में था? तो अशोक के समय में। ये चंद्रगुप्त का पोता है ना, ये अशोक के समय में, यानी राजा जो अशोक था ना, उसके समय में पटना का वैभव और सौंदर्य सबसे उत्तम था। और पटना नगर समृद्ध का मतलब नगर का उद्धार किसके काल में हुआ? तो मुगल वंश के काल में, अकबर, बाबर, है ना, ये सब काल में। अब पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास, तेजी से विकास कब हुआ? जब अंग्रेजी शासन काल आया, तब तेजी से विकास हुआ। तो ये भी जो 4 प्रश्न है ना, एक यहाँ पर आपका 30 नंबर 31 वाला, 32 और 33, और एक प्रश्न यहाँ पर है ना, एक प्रश्न यहाँ पर है 13 नंबर में। तो याद, ये चारों में भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। रक्षा व्यवस्था जब पूछेगा, रक्षा व्यवस्था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और वैभव और सौंदर्य तो अशोक के समय में, और नगर समृद्ध मुगल वंश के समय में, और पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास अंग्रेजी शासनकाल में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाखादत्त का है। वृहत संहिता किसकी रचना है? तो ये वराहमिहिर का है ना। यहाँ पर जो है ये आपका क्लास 2 खत्म हुआ। और पाटलिपुत्र चैप्टर से जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव और परीक्षा में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आप लोग जो है इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से आप देख लीजिए, है ना, और आप जो है ना बने हुए रहिएगा। और ये क्लास 2 है, कल हम लोग जो है क्लास 3 लेकर के आएंगे, है ना, और आप मन से पढ़ाई करिए, है ना। और फिर अब कल मिलते हैं।